कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आप लोग थंबनेल में तो देख ही लिए होंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे एनोवा के बारे में कि एनोवा होता क्या है। तो एनोवा जो होता है वो प्रचालिक और नॉन प्रचालिक, यानी एनोवा जो होता है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक दोनों होता है। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक एनोवा जो होता है, तो पैरामेट्रिक को अगर आपको समझना है कि पैरामेट्रिक क्या होता है और नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है, यानी प्रचालिक और गैर प्रचालिक क्या होता है, तो वो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको समझ में आएगा ही जो हम समझाने वाले हैं। तो एनोवा क्या होता है, एनोवा के बारे में अगर प्रचालिक के बारे में पढ़ेंगे और अप्रचालिक नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एग्जाम में कंफ्यूजन आपको हो सकता है। इसीलिए आप प्रचालिक और अप्रचालिक दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एनोवा, एनोवा, एनोवा का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एनोवा यहाँ पे हो गया एनालिसिस, ओ से हो गया ऑफ, भी से हो गया वेरिएंस, यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी प्रसरण विश्लेषण, ठीक है, प्रसरण विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता क्या है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में बताया किसने था। तो इसे बताया था R.A. फिशर। किसने बताया था? R.A. फिशर, ठीक है। इनके एक शिष्य थे, इनके क्या एक शिष्य थे, तो शिष्य के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको फिशर पे ध्यान देना है। फिशर को मतलब याद रखना है, ठीक है, कि फिशर आखिर होता क्या है। देखिए एनोवा होता क्या है ना, बहुत सारे वीडियो जो आप सर्च मारिएगा यूट्यूब में तो आपको क्या मिलेगा वीडियो पता है, आपको बनाने के लिए बता देगा, समझाएगा कुछ नहीं, क्वेश्चन उससे बनेगा नहीं। अगर आप एग्जाम में देने जाते हैं तो उसमें क्वेश्चन राइज होता है, वो भी बिहेवियर रूप से, व्यवहारिक रूप से। तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और ना ही अटेम्प्ट कर पाएंगे ना ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो समझिएगा, तो एक जनसंख्या है, ज्यादातर वीडियो में हम जनसंख्या को बताते हैं ताकि आप लोगों का दिमाग में घुसा रहे बात। एक जनसंख्या है, इसका जो माध्य होता है ना, माध्य, लेकिन इस जनसंख्या जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट एंड स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र, यानी इंडिपेंडेंट तरीका से किसी जनसंख्या का अगर हम माध्य निकालते हैं, क्या निकालते हैं? माध्य, और उसमें सार्थकता को देखते हैं। क्या देखते हैं? सार्थकता, यानी होमोजेनिटी को देखते हैं। क्या देखते हैं? होमोजेनिटी को, यानी सार्थकता को देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एनोवा का प्रयोग उस समय किया जाता है जिसमें किसी जनसंख्या का माध्य का सार्थकता को देखने के लिए, तो बिल्कुल सही, यानी होमोजेनिटी को देखने के लिए, यानी एनोवा का जो है, एनोवा का जो माध्य होता है, माध्य की सहायता से हम क्या देखते हैं? उसका सार्थकता को देखते हैं, उसी को, यानी सार्थकता यानी होमोजेनिटी को देखते हैं, ठीक है ना। इस यही बस खत्म, समाप्त। लेकिन इतना में समाप्त नहीं होगा, लेकिन आप लोग समझ में आ गया कि एनोवा का प्रयोग किस प्रकार होता है। तो माध्य की सहायता से, जो कि स्वतंत्र होता है, और उसमें हम लोग क्या जांचते हैं? माध्य की सहायता से सार्थकता। तो कैसे जांचते हैं थोड़ा देखिए, उससे पहले भी कुछ हम आपको बताना चाहते हैं। ये जो है एनोवा, एनोवा किसने बताया था पता है आपको? फिशर ने बताया था, और उनका एक शिष्य थे। कौन थे? शिष्य, उनका नाम S.W. डेकर था, इसी तरह कुछ था, दिमाग में तो बढ़िया से नहीं है, नहीं तो बता देते आपको।
स्नेडेकर था, स्नेडेकर, स्नेडेकर, ठीक है, उनके एक शिष्य थे स्नेडेकर। तो स्नेडेकर ने क्या किया था, फिशर साहब को उपाधि दिया था और एनोवा को बोला था कि एनोवा हम बोले इसको या एफ टेस्ट बोले, बात बराबर है, या इसको हम एफ रेशियो बोले, RATIO। तो एफ टेस्ट बोले या एफ रेशियो बोले या एनोवा बोले। अरे इसका मतलब क्या हो गया कि एनोवा को हम एफ टेस्ट और एफ रेशियो दोनों से इंडिकेट कर सकते हैं। कौन बताया था, तो SW ने बताया था। कौन SW, स्नेडेकर, ठीक है, SW स्नेडेकर ने बताया था एनोवा के बारे में कि इसको एफ टेस्ट और एफ रेशियो भी कहा जाता है। उन्होंने उपाधि दिया था फिशर साहब को, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। ठीक, ये भी हम बता दिए कि एनोवा को जो है मतलब इंडिपेंडेंट तरीके से, आप देखिए प्रचालिक और अप्रचालिक है, इसी से तात्पर्य क्या है। प्रचालिक में क्या होता है कि आप ना पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र हैं, ठीक है, उसमें आपका कोई का बंधन नहीं होता है। तो ये सब थोड़ा उसी से रिलेटिव है, जो आप देखेंगे मेरा नॉन पैरामेट्रिक एंड पैरामेट्रिक, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए ये वाला जो है, जो एनोवा जो होता है ना, एक होता है सिंपल। सिंपल क्या होता है, सिंपल एनालिसिस, सिंपल एनालिसिस वेरिएंस, सिंपल एनालिसिस वेरिएंस। एगो और होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वेरिएंस, ठीक। तो एनोवा को जो है इंडिपेंडेंट तरीके से दो भागों में बांटा गया है, एगो सिंपल एनालिसिस वेरिएंस और दूसरा बांटा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वेरिएंस। सिंपल का मतलब क्या हो गया, साधारण, कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया जटिल, बाकी आप तो जानते ही हैं, प्रश्न विश्लेषण, ठीक है। तो एक हो गया साधारण, क्या हो गया, साधारण, और दूसरा हो गया जटिल, यानी जटिल प्रसरण विश्लेषण और जटिल प्रसरण विश्लेषण और साधारण प्रसरण विश्लेषण। अच्छे तरह से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक जटिल और दूसरा साधारण, यानी जटिल और साधारण। जटिल प्रसरण विश्लेषण और साधारण प्रसरण विश्लेषण में सबसे पहले हम किसको लेकर चलेंगे, साधारण को। तो साधारण प्रसरण विश्लेषण को ना दो भागों में बांट दिया। इसको हम क भी लिख सकते थे, या रोमन नंबर में ये वाला, ये भी हम दे सकते हैं। तो 1 नंबर और 2 नंबर। तो सिंपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी सिंपल एनालिसिस वेरिएंस, यानी साधारण प्रसरण विश्लेषण को जो है दो भागों में बांटा गया है। लेकिन हम अगर बात करेंगे साधारण प्रसरण विश्लेषण किसको कहते हैं, सवाल तो आएगा मन में आपका। तो साधारण प्रसरण विश्लेषण में क्या होता है कि इसको ना एक स्वतंत्र होते हैं वेरिएंस, ठीक है। यहाँ पे ना वेरिएंस, या वेरिएंस को प्रसरण बोलेंगे, चर नहीं बोलेंगे, आप लोग याद रखिएगा। क्या बोलेंगे यहाँ पे, चर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे प्रसरण बोलेंगे। तो एक स्वतंत्र, यानी इसको ना क्या बोलते हैं हम लोग, एक मार्गी प्रसरण विश्लेषण इसको बोलेंगे, प्रसरण एक मार्गी, यानी सिंपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को एक मार्गी प्रसरण विश्लेषण कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि एक स्वतंत्र चर के आधार पे इसको बांटा जाता है। तो आप तो फट से दिमाग लगा लिए होंगे कि जटिल प्रसरण विश्लेषण को दो बार किया, मतलब दो भागों में किया जाता है, दो इंडिपेंडेंस होता है उसमें। इंडिपेंडेंस जो होते हैं प्रसरण चर जो होते हैं, प्रसरण जो होते हैं इंडिपेंडेंस, वो 2 होते हैं। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप।
उसमें 2, 3, 4 होते रहता है ज़्यादा। ठीक है। एनोवा का प्रयोग उस समय करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा यानी अधिक, दो या दो से अधिक क्या मिल जाते हैं, समूह मिल जाते हैं। ठीक है, दो या दो से अत्यधिक समूह मिल जाते हैं तो एनोवा का हम लोग उपयोग करते हैं। तो कोई लड़का सवाल कर देगा, कुछ इंटेलिजेंट बॉय भी हमारे ग्रुप में है, तो वो सवाल कर देंगे कि सर यहाँ पे तो टी टेस्ट का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात, आप यहाँ पर टी टेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ समझना होगा। क्या समझना होगा कि अगर टी टेस्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज़ आपको ये समझ में आएगा कि टी टेस्ट में ना मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। सपोज दैट एक कपड़ा सीने वाले जो टेलर मास्टर होते हैं वे क्या करेंगे, कहीं फटा होगा तो फट से सी देंगे, और माँ जब बिठल रहेगी 1 घंटा उसमें लगाएगी सीने में, तो डिफरेंस तो है ना। माँ भी सी सकती थी लेकिन सिया टेलर मास्टर ने। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये जो टी है ये हो गई मम्मी और ये हो गया टेलर मास्टर। यानी जब ज़्यादा समूह जब होता है तो उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, लेबर बहुत ज़्यादा लगता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बैठता है। इस वजह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनोवा का टी के जगह, टी टेस्ट की जगह। ठीक, तो एक बता रहे थे सिंपल के बारे में, एक मार्गी जो होता है। तो सिंपल को ना भी बांट दिया गया, किसमें बांट दिया गया, तो एक बांटा गया बाहरी में, यानी बिटवीन। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, या तो हम इसको बिटवीन बोल दें, या तो अमोंग बोल दे, या तो बिग बोल दे। बिग वेरियांस, फलान ढका लेते हैं। हाँ, तो बिटवीन वेरियांस, अमोंग वेरियांस या बिग वेरियांस बोल दें। तो ये तीनों वेरियांस, और हिंदी में लेकिन जब बोलेंगे तो बाहरी, क्या बोलेंगे, बाहरी, यानी दे देगा आपको बाहरी प्रसरण, इस तरह लिख के तब क्या कीजिएगा। तो आपको एक ही चीज को जितने तरीके से वो समझाया है बुक में खोज लीजिएगा, आपको कुछ और मिलेगा, गूगल पे खोजिएगा कुछ और मिलेगा, और कोई स्पेशल एडवांस बुक में खोजिएगा तो कुछ और मिलेगा। तो सभी को मिलाकर हम बता दिए हैं कि एक होता है बिटवीन, दूसरा अमोंग, तीसरा, मतलब ये सब एक ही नाम है, एक ही नंबर में आता है। ये सब बाहरी प्रसरण है, ये सब क्या है, बाहरी प्रसरण। तो आप बोलेंगे सर इसके बाद आंतरिक प्रसरण होगा, तो बिल्कुल सही, इसके बाद आंतरिक प्रसरण ही होगा। एक चीज और आपसे हम शेयर करना चाह रहे थे बात, हम सोच रहे थे कि पढ़ाने के बाद इसी से संबंधित कम से कम 5 क्वेश्चन हम दे दें, और उस 5 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, और वो भी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आज तो संभव नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बनाए नहीं है, लेकिन अगर पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में सेट कर गया कोई क्वेश्चन तो फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की ओर। इससे क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे और उसका उत्तर जो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। मतलब आप मिला लीजिएगा कि नहीं, आप यू आर राइट और रॉन्ग। ऐसे तो आप वीडियो में देख लेंगे तो वापस समझ में आ ही जाएगा आपको। एक होता है आंतरिक प्रसरण, कौन होता है, आंतरिक। अब आंतरिक प्रसरण दैट मीन्स इंटर, इसको इंटरवेल कहा जाता है, और यहाँ बिग है ना तो इसको स्मॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्मॉल। इंटरनल हो गया, स्मॉल हो गया, आपको विदिन, इसको विदिन भी कहा जाता है। ठीक है, आंतरिक प्रसरण को इंटरनल, स्मॉल एंड विदिन प्रसरण हम लोग इसको क्या कहते हैं, यानी वेरियांस। ठीक है, यानी इंटरनल वेरियांस बोले, स्मॉल वेरियांस बोले या विदिन वेरियांस बोले, बात बराबर है। उसी तरह ऊपर में अमोंग वेरियांस बोले या बिग वेरियांस बोले या बिटवीन वेरियांस बोले या बाहरी वेरियांस बोले, यानी बाहरी प्रसरण बोले, बात बराबर है। यानी साफ साफ शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिंपल एनालिसिस वेरियांस यानी एक मार्गिक प्रसरण को 2 भागों में बांटा गया है, वो बाहरी है वो आंतरिक। तो बाहरी भाग को इंग्लिश में ये सब लिखा रहेगा इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए, और जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए आंतरिक लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये सब स्पेलिंग हो सकता है, वर्ड हो सकता है, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे आखिर बिटवीन किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बिटवीन।
तो धीरे धीरे हम क्या करके मिटाते जा रहे हैं ना। चलिए आप कहते हैं क्या यानी बाहरी किसको कहते हैं, तो बाहरी आप लोग समझिएगा, यहाँ कुछ जनसंख्या है, यहाँ कुछ जनसंख्या है, यहाँ कुछ जनसंख्या है, यहाँ कुछ जनसंख्या है। यहाँ पे दिए 5, यहाँ पे दिए 15, यहाँ पे दिए 20, यहाँ पे दिए 40। ठीक है, तो इसको ना हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो 5 20 हो गया दोनों मिलाकर, 20 और 20 40 40 40 80। तो यहाँ 1 2 3 4 वो है ना, ये हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 20। ठीक है 20। अब यहाँ पे देखेंगे इसका जो माध्य निकलेगा, हालांकि इसका माध्य हम निकाले नहीं है, माध्य निकालने का तरीका आपको बता दिए हैं, लेकिन संपूर्ण जनसंख्या का माध्य निकालेंगे और इन दोनों का मैच करवाएंगे। यानी इसको क्या बोले थे हम, HOMOGENEITY, सार्थकता, यानी इसकी सार्थकता का जांच करेंगे। यानी निकालेंगे हम सबका माध्य, यानी मीन निकालेंगे हम सबका माध्य और निकाल के एक दूसरे से सार्थकता का जांच करेंगे। तो यही काम है एनोवा का। एनोवा का कौन, सिंपल एनालिसिस वेरिएंस का बाहरी प्रसरण में, यानी बिटवीन वेरिएंस में, यानी अमंग वेरिएंस में, यानी बिग वेरिएंस में। ठीक, इसकी सार्थकता का जांच करेंगे। तो ये बाहरी वाला हो गया, ये कौन वाला हो गया, बाहरी वाला। अब देखिएगा आंतरिक वाला क्या होता है। आंतरिक वाला में क्या होता है, जैसे एक समूह है, यहाँ पे 3 4 5 2 1, फिर एक समूह है 1 2 3, जो भी है 4 6 8, फिर एक समूह है 7 3 5 4 6। तो देखिए आप लोग यहाँ पे जब जोड़ेंगे 4 3 7 और 5 12 और 12 3 15 हो गया। तो वहाँ के वो है, 5 गो है टोटल, 1 2 3 4 5। तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकलेगा इसका, 3। अब इसको और इससे हम क्या करेंगे, गलत, कुछ नहीं करेंगे अभी ना। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे 1 3 4 और 4 8 और 8 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। और यहाँ पे इसको 8 बना देते हैं, तो कितना हो गया 30। कितना हो गया 30। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 30 बाय 1 2 3 4 5 6, यानी 6 को है, तो इसको भी कर दिए। कितना निकल गया इसका 5। तो अब उसी तरह उसका भी निकाल लेंगे। अब देखेंगे कि इसमें और इसमें, मतलब इसका माध्य और इसका माध्य में होमोजेनिटी यानी सार्थकता क्या है, सार्थकता क्या है, तब हम इस पर चर्चा करेंगे। समझ आ रहा है आप लोग को। तो पहले वाला था बाहरी प्रसरण के बारे में, जिसमें बिटवीन, अमंग और बिग वाला था, और इस बार जो हम बनाया है वो इंटरनल वाला बनाया है, यानी स्मॉल वाला बनाया है, यानी आंतरिक प्रसरण के बारे में बनाया है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सिंपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, अब एक और बच गया है। हम तो बताए थे कि एनोवा को 2 भागों में बांटा गया है और ये पैरामीट्रिक एनोवा है। ठीक है, तो दूसरा का था, एक था ये सिंपल और दूसरा था कॉम्प्लेक्स, यानी जटिल एनालिसिस वेरिएंस। ठीक, यानी जटिल वाला है, यानी जटिल प्रसरण विश्लेषण है ना। तो जटिल प्रसरण विश्लेषण क्या होता है, इसको ना द्विमार्गी, कौन मार्गी, द्विमार्गी, यानी वो वाला जो था ये वन वे वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसको बोलेंगे टू वे वेरिएंस लिख सकते हैं, या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लिख सकते हैं। यानी द्विमार्गी प्रसरण विश्लेषण और एक मार्गी प्रसरण विश्लेषण। इसको तो हम बता दिए थे आपको कि सिंपल एनालिसिस वेरिएंस को 1 वे कहा जाता है और इसको कहा जाता है 2 वे।
तो कभी कभी हम थोड़ा मतलब अभी तो थोड़ा देर पहले चर्चा किए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट कैसे हैं जो कहते हैं कि सर अगर 3 गो रहा तब क्या करेंगे, मतलब 3 गो समूह रहा तब, तो इसको बोलेंगे थ्री वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्या बोलेंगे? थ्री वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और आप लोग को पता है क्या, आप लोग को स्पेशल चीजों को बताएंगे अभी आपको, ठीक है। ये जो हम लोग का होता है ना कॉम्प्लेक्स, मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो होता है हम लोग का, इसमें क्या होता है इसके बारे में कौन बताया था? फिशर के बारे में बताया था। इसीलिए ना इसको कारक डिजाइन, मतलब उन्होंने कहा था कारक डिजाइन यानी फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन, इसका मतलब फैक्टोरियल डिजाइन का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है इसमें? मतलब कॉम्प्लेक्स जो होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी द्विमार्गीय प्रसरण यानी 3 मार्गीय प्रसरण जो भी है, एक मार्गी, ये तो हालांकि द्विमार्गी लिखे हैं, द्विमार्गी 3 मार्गी, जब भी ऐसा रहे, एक मार्गी रहे, सॉरी एक मार्गी बोलते हैं, द्विमार्गी प्रसरण विश्लेषण 3 मार्गी यानी थ्री वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस रहे, तो इसको हम लोग फैक्टोरियल डिजाइन, दैट मीन्स कारक डिजाइन कहा जाता है। काहे कि इसमें ना क्या होता है, काहे कि इसमें ना मेन फैक्टर होता है, मेन कारण होता है, यानी मुख्य कारक होता है इसमें, मुख्य कारक या कारक, ठीक है। तो एक होता है ये मेन और दूसरा होता है इंटरएक्शन। क्या होता है? इंटरएक्शन, यानी एक होता है मेन कारक और एक होता है मुख्य कारक। काहे कि इसमें ना 2 गो स्वतंत्र चर होते हैं, 2 गो स्वतंत्र प्रसरण होते हैं, प्रसरण, और वो भी इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि इसमें जो एनोवा होते हैं जटिल प्रसरण विश्लेषण में, यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में, इसमें जो एनोवा होते हैं वो 2 मार्गी 3 मार्गी भी हो सकते हैं ना। तो इस वजह से, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रयोग होता है ज्यादा, यानी प्रयोगात्मक डिजाइन है ये सेकंड वाला, जटिल वाला क्या है, प्रयोगात्मक होता है, क्योंकि 2-3 गो रहता है तो प्रयोग तो होगा ही। तो 2 इंडिपेंडेंस इसमें प्रसरण है तो प्रयोग बढ़िया से होता है, इसीलिए इसको मेन फैक्टर की वजह से और इंटरएक्शन के वजह से, यानी अंतरक्रिया के वजह से, मुख्य कारक और अंतरक्रिया कारक के वजह से इसको जो है 2 इंडिपेंडेंस स्वतंत्र चर के आधार पर इसको प्रयोगात्मक डिजाइन कहा जाता है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए साइकोलॉजी से संबंधित आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप निश्चिंत रहें, आपकी पूर्ति की जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।